So welcome again, +2 class. Here we are going to start our next topic. In our next topic it is written कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, वाई सोवियत रिपब्लिक वाज डिसइंटीग्रेटेड। तो कहता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। ये क्वेश्चन आता है भी, मतलब क्या वो कारण रहे भी दुनिया की इतनी बड़ी जो महाशक्ति थी वो कैसे डिसइंटीग्रेट होगी। फिर सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। मतलब कह रहे हैं कि कोई ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले भी टूट चुकी हैं और ये नहीं है। कुछ विशेष कारण जरूर होंगे, कुछ कारण तो हमने पीछे पढ़े हैं। अभी क्या कारण थे भी सोवियत संघ जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया या वो एक विघटन हो गया उसका। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, यानी कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जिसको आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हो, वो एक तरीके से मंद हो गया, रुक गया। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल करने शुरू किए गए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। यानी कि कहने का मतलब है भी ये व्यवस्था, इतनी मजबूत व्यवस्था जो थी वो कमज़ोर कैसे हुई और उसमें ठहराव कैसे आ गया। इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए। यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने यूएसएसआर के साथ जो लगे हुए थे, काफ़ी पैसा यूएसएसआर ने इन देशों के ऊपर खर्च किया ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर सका। इसी के साथ एक और बात, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। यानी कि सोवियत संघ के आम नागरिकों को पता लग गया कि पश्चिमी लोगों की जो तरक्की है उसके बारे में उनकी और जानकारी बढ़ने लग गई। अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को वो भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत संघ राज्य व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवादी से बेहतर है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। यानी कि जो लोग ये मान के चल रहे थे कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था जो है वो पश्चिमी देशों से ज़्यादा है, उनको ये जानकर धक्का लगा कि वो पीछे पिछड़ चुके हैं। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका वीक हो चुका था और पॉलिटिक्स के फॉर्म में भी वो वीक हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया। ध्यान रखना, एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया। यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। यानी कि आपने देखा कि किस तरह से पार्टी का प्रभुत्व था, किस तरह से पार्टी चल रही थी और पार्टी किसी को आंसरेबल नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन भारी भ्रष्टाचार और गलतियों को सुधारने में व्यवस्था में अक्षमता, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन था उन्होंने उसे नहीं सुधारा। शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, यानी कि किसी भी तरह से ओपननेस लाने की इच्छा नहीं थी। देश की विशालता के बावजूद, सत्ता का केंद्रीकृत होना, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी अगर सेंट्रली पावर्ड, सिर्फ आप देखा, अपने लोगों ने देखा कि रशिया के पास थी। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम अधिकारियों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा किया था। यानी कि जैसे ही मिखाइल गोर्बाचोव का समय था तो उन्होंने इन दोनों सुधारों के, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सुधार और पॉलिटिक्स सुधार भी लाने का वायदा किया था। गोर्बाचोव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया था। गोर्बाचोव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का भी प्रयास किया था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकार उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में हमें आगे कहता है इसका सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था।
इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचोव को ज़्यादा तेजी गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराशा हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ था। संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा हो। जनता को एक हिस्से से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फ़ायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचोव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। यानी कि उनका मानना था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो ये कह रही थी कि सत्ता के विशेषाधिकार अब खत्म होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं और गोर्बाचोव जो थे वो बहुत जल्दी दिखा रहे हैं। इस खींचातान में गोर्बाचोव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। यानी कि लोग जो थे वो बात को क्लियरली समझ नहीं पाए। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचोव खुद ही अपनी नीतियों को ठीक ठाक से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश लोगों को चौंकाया और सोवियत संघ के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी कि राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की रूस और बाल्टिक गणराज्य, यानी कि रशिया और जो बाल्टिक गणराज्य है, स्पेशली एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, याद रखिएगा ये बाल्टिक रिपब्लिक कंट्रीज़ है जिसमें कि एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे जो देश थे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। यानी कि ये सोवियत संघ के साथ शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण बना। यानी कि नेशनैलिटी की फीलिंग और संप्रभुता यानी कि अपने देश के प्रति वफादारी के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ और इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। तो अगले वीडियो में हम बाकी का देखते हैं।